अगर मैं बात करता हूँ लास्ट लेक्चर की, तो वहां पे हमने डिस्कस करा था रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, और हमने सीखा था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में कैसे एक कार के अंदर अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है तो किस तरीके से जब मोटरिंग होगी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, और जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी तो उसके अंदर बैटरी चार्ज होगी। यही एक यूनिक फीचर था तो जो इसको अदर ब्रेकिंग से अलग करता था। हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से रीजनरेटिव ब्रेकिंग डिफर है डायनेमिक ब्रेकिंग और प्लगिंग से। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। अगर याद हो, मैंने आपको बताया था डायनेमिक और प्लगिंग के अंदर हम लोग एनर्जी को वेस्ट कर दे रहे थे अक्रॉस रेजिस्टेंस, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग की, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज करेंगे अपने सिस्टम के अनुसार। क्लियर हो गया? देन उसके बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया था, दो मेथड बताए थे, एक था वेरिएबल फ्लक्स मेथड और एक था हाई स्पीड मेथड। इन दोनों मेथड के थ्रू हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि चाहे शंट हो या सेपरेटली एक्साइटेड, दोनों ही केसेस में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है, क्योंकि दोनों केसेस में हम लोग ये जो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं इनका इस्तेमाल करके, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ा के या फिर स्पीड बढ़ा के हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते थे, पावर को रिवर्स ट्रांसफर कर सकते थे। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर अब तक सीख चुके हैं। क्लियर हो गया? नाउ इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक जो दो मेथड बताए उनको जरा कंपेयर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले, सीरीज मशीन पे जाने से पहले इनको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो जरा देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा मेथड आपको यूज करना है और कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेरिएबल फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आपको याद होगा इस मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज करके ईबी को ग्रेटर कर दे रहे थे वीएस से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि ईबी मस्ट बी ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, और ऐसा करने के लिए ये जो पर्टिकुलर मेथड था वेरिएबल फ्लक्स, इसके अंदर हम फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहे थे। क्लियर हो गया यहाँ पे? वहीं दूसरी तरफ हाई स्पीड मेथड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि रोटर की जो स्पीड थी उसको बढ़ा दे रहे थे, एन को ग्रेटर देन कर दे रहे थे एन रेटेड। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो रहा था, ऐसा करने से भी जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फ्लक्स कटिंग एक्शन ज्यादा होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन ज्यादा होगा तो बैक ईएमएफ ज्यादा बनेगा सप्लाई वोल्टेज से। क्लियर हो रहा है? तो ये जो मैंडेटरी कंडीशन होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की, वो सेकंड केस में हम लोग अचीव कर रहे थे हायर स्पीड पे। क्लियर हो रहा है? जबकि वेरिएबल फ्लक्स में हम लोग, ये खास बात थी, ये हम लोग अचीव कर ले रहे थे लो स्पीड पे। ठीक, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, इसका पहला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। वेरिएबल फ्लक्स मेथड जो है ये सबसे अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग, इसके अंदर रीजनरेशन पॉसिबल है एट एन लेस देन एन रेटेड, यानी कि रेटेड स्पीड से कम पर भी हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम बात करते हैं जनरली जो डे टू डे सिनारियो की, तो ये वाला केस सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ज्यादातर मशीन जो होती हैं, ज्यादातर मोटर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, रेटेड से कम पर ही ऑपरेट करती हैं या रेटेड पर ही ऑपरेट करती हैं। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारी मशीन को रोकना है, यानी कि अगर एन लेस देन एन रेटेड है और यहाँ पे आपको अपनी मोटर के ऊपर ब्रेक लगाने हैं, तो आप ये वेरिएबल फ्लक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हाई स्पीड मेथड की, तो ये जो मेथड होता है इसके अंदर रीजनरेशन केवल तब होगा जब एन ग्रेटर देन एन रेटेड हो, यानी कि जब हमारी स्पीड जो है रेटेड स्पीड से ज्यादा हो। नाउ अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, ऐसा कब कब होगा। ठीक है, तो देखो, अगर आप किसी प्लेन में चल रहे हो, यानी कि अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चढ़ाई को चढ़ रहे हो, इन दोनों ही केसेस में आपकी एन लगभग लगभग लेस देन होगी एन रेटेड। चांसेस मैक्सिमम यही हैं, यानी कि तुम रेटेड स्पीड से या तो कम पे चला रहे होगे या अप्रॉक्स, यानी प्लेन पे चला रहे हो तो रेटेड स्पीड के बराबर चला रहे होगे, अगर आप हाई पे चला रहे हो तो रेटेड स्पीड से कम पे चला रहे होगे। ठीक है, ये दो कंडीशनें मैक्सिमम पॉसिबल हैं। हालांकि प्लेन में भी तुम एन ग्रेटर देन एन रेटेड ले जा सकते हो, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि इन दो कंडीशन के अंदर हमारी एन लेस देन एन रेटेड है, तो यहाँ पे यानी कि इन दो सिनारियो के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल फ्लक्स मेथड का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ऐसे सिनारियो जहां पे हम ट्रैक किसी उस पे हाइट पे चढ़ रहे हैं, स्लोप पे, या फिर नॉर्मल चल रहे हैं, तो यहाँ पे एन लेस देन एन रेटेड होगा और हम लोग वेरिएबल फ्लक्स मेथड का इस्तेमाल करके रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करेंगे और इससे मशीन को रोक देंगे, प्लस बैटरी भी चार्ज कर लेंगे। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर हम बात करते हैं हाई स्पीड मेथड की, तो ये कब होगा, ये सिनारियो आपको देखने को जनरली मिलता है जब तुम एक डाउन स्लोप में मूव कर रहे होते। फॉर एग्जांपल ट्रेन जो है वो पुल किसी उससे माउंटेन से नीचे की तरफ उतर रही, ढलान है वहां पे, या मान लेते हैं तुम अपनी एक्टिवा चला रहे हो और एक्टिवा से तुमने देखा एक स्लोप डाउनवर्ड है, तो ये जो डाउनवर्ड स्लोप होता है इसके अंदर आपको पता होगा कि स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो एन ग्रेटर देन एन रेटेड होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही ऑब्वियस है। तो क्योंकि n ग्रेटर देन n रेटेड हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो ऐसे केस में हमारी जो स्पीड है वो n ग्रेटर n रेटेड हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग को अगर ब्रेक लगाने होंगे, जो कि जनरली लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब तुम किसी स्लोप से अपनी गाड़ी निकालते हो तो तुम्हें उसको ऊपर ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपकी गाड़ी पे ब्रेक भी लगे
प्लस बैटरी भी चार्ज हो, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हाई स्पीड मेथड का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वेरिएबल फ्लक्स मेथड कब इस्तेमाल करोगे? जब हाइट पे चढ़ रहे होगे, ठीक है, या फिर प्लेन में चल रहे होगे नॉर्मली। और ये जो स्पेशल केस है हाई स्पीड मेथड, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग प्लेन से नीचे उतर रहे होंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जब आपकी गाड़ी नीचे उतर रही होगी, जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे होगे, तब आप n ग्रेटर देन n रेटेड का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले मेथड का। ठीक है, इस वाले मेथड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ईबी ग्रेटर देन हो जाएगा वीएस से, और ऐसे केस में क्या होगा? एक ब्रेकिंग टॉर्क पिक्चर में आ जाएगा, तो ब्रेक भी लगेंगे और बैटरी भी चार्ज होगी। क्लियर हो गया? नाउ ये वाला जो मेथड है बता दिया मैंने यहाँ पे, ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यूज टू परफॉर्म ब्रेकिंग ड्यूरिंग अपसाइड प्लेन साइड। ठीक है, यानी कि जब आप अपसाइड या फिर प्लेन साइड में चल रहे होते, या तो ऊपर जा रहे होगे अपसाइड, ये है अपसाइड, ठीक है, या फिर जब प्लेन में चल रहे होगे, यानी कि प्लेन में चल रहे होते, तो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला मेथड यूज टू परफॉर्म ब्रेकिंग ड्यूरिंग डाउन साइड मूवमेंट, जब नीचे की तरफ जा रहे होगे, दिस इज डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, तो ये वाला बात याद रखनी होगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दिस वन इज मोस्टली यूज्ड मेथड। देखो अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम कंडीशंस में, अगर आप जनरली देखते हो पहाड़ों पे नहीं रहते हो, तो मेनली आप जिस रीजन में बिलोंग करते हो वहां पे या तो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा होगा या स्लाइटली अपसाइड और स्लाइड डाउन साइड होंगे। मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलता अगर आप प्लेन में रह रहे हो। तो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी प्लेन में रहती है, तो इसीलिए वेरिएबल फ्लक्स मेथड जो है ये मोस्टली यूज मेथड है, जबकि ये वाला मेथड जो है वो रेयरली यूज्ड है। क्योंकि ये जो चांसेस हैं ये केवल माउंटेन्स में, जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वहां पे उनके लिए, वहां के लिए जो गाड़ियां बनाई जा सकती हैं जिनके अंदर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन में चल रहे हो तो मोस्टली आपको वेरिएबल फ्लक्स मेथड के इस्तेमाल से ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर रीजनरेटिव करना चाहते हो, ब्रेकिंग तो तुम प्लगिंग और डायनेमिक से भी कर सकते हो। प्लगिंग और डायनेमिक अगर आप इस्तेमाल करते हो, ध्यान रखना, तो वो कहीं पे भी कर सकते हो, अप साइड में भी कर सकते हो, डाउन साइड में भी कर, सब में एक सा रिजल्ट। लेकिन अगर तुम चाहते हो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मतलब हम क्या करें, ब्रेक भी लगाएं प्लस बैटरी भी चार्ज करें, बैटरी चार्ज करें, अगर ये चाहते हो ना कि दोनों चीजें हो जाएं, तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो हाई स्पीड कहाँ, समझ में आ गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाला मेथड कहाँ यूज करते हैं, ये कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो वेरिएबल फ्लक्स मेथड से अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है तो इसका इस्तेमाल करोगे अप या फिर प्लेन में, और अगर डाउन साइड ब्रेकिंग करनी है, सॉरी हाई स्पीड, तो ये करोगे डाउन साइड मूवमेंट में, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट में। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब चलते हैं कि सीरीज मोटर, हमने देखा शंट में काम हो जाएगा, हमने ये भी देखा सेपरेटली एक्साइटेड में भी दोनों मेथड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीरीज मोटर की, तो देखते हैं कि क्या सीरीज मोटर के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल फ्लक्स मेथड से। ठीक है, वेरिएबल फ्लक्स मेथड से अब हमने क्या करा, वेरिएबल फ्लक्स मेथड के साथ ये कहता है कि भाई ईबी को ग्रेटर करने के लिए सप्लाई वोल्टेज से आपको फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने यही करा, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाया, फ्लक्स इंक्रीज करा, फ्लक्स इंक्रीज करा। जैसे ही आप फ्लक्स इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स कटिंग एक्शन की इंक्रीज होने की वजह से बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बैक ईएमएफ बढ़। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस मेथड के अंदर एन को लगभग कांस्टेंट माना जाता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में स्पीड में कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल फ्लक्स के साथ चेंज करेंगे। यानी कि ये जो फ्लक्स है ये वाला, इसके साथ केवल चेंज करेंगे, दिस विल बी चेंज। लेकिन स्पीड जो है एन, ये शुरुआत में अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जब ये मेथड अप्लाई कर रहे होगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो नाउ अब हमने क्या करा, फ्लक्स बढ़ा दिया। जैसे ही आप फ्लक्स बढ़ाएंगे फ्लक्स कटिंग एक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रोटर के कंडक्टर जो होंगे वो जब तेजी से मूव करेंगे तो ज्यादा फ्लक्स कट करेंगे, वो सॉरी तेजी से कट करेंगे तो डी फाई बाई डी टी, यानी कि टाइम हमने क्या करा है, कम कर, सॉरी फ्लक्स को बढ़ा दिया है, ज्यादा फ्लक्स कट करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि पहले क्या था, 3 लाइनें जा रही थी, अब 4-5 लाइनें जा रही हैं, तो डी फाई को हमने बढ़ा दिया। ध्यान समझना इस चीज को, दोबारा से देखो भाई, फ्लक्स अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रोटर था उसका कंडक्टर से अगर पूछोगे तो हम पहले नॉर्थ पोल छोटा ले रहे थे, अब बड़ा नॉर्थ पोल ले रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। क्योंकि पहले छोटा नॉर्थ पोल था, अब क्या कर रहे हैं, एक बड़ा नॉर्थ पोल ले रहे हैं फ्लक्स बढ़ाने का। तो जब फ्लक्स बढ़ा दोगे तो हम जानते हैं बैक ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ना अब जब तुम फ्लक्स ही बढ़ा दोगे तो ये बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस ही चीज है बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। तो फ्लक्स को इंक्रीज करा, फ्लक्स के इंक्रीज करने से बैक ईएमएफ इंक्रीज हो गया। नाउ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, भाई यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा था, ये वाला करंट फ्लो कर रहा था आईए, अगर आईए की बात कर लेते हैं आर्मेचर करंट, तो वो कितना होगा, वी सप्लाई माइनस का ईबी डिवाइड बाई आर ए। क्लियर हो गया यहाँ पे? आर ए प्लस आर एफ कह लो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। अब यानी कि अगर मैं कहता हूं तो आईए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी सप्लाई माइनस ईबी के। क्लियर हो गया? अब तुम कर क्या रहे हो, तुम फ्लक्स को बढ़ा रहे हो। जैसे ही आपने फ्लक्स को बढ़ाया, फ्लक्स को बढ़ाने से बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और अगर बैक ईएमएफ बढ़ाओगे तो इनका जो डिफरेंस है वीएस माइनस ईबी, ये डिफरेंस डाउन हो जाएगा। ऑब्वियस ही चीज है कि भाई पहले वीएस इतना बड़ा था, ईबी इतना छोटा था, डिफरेंस बहुत ज्यादा था, करंट फ्लो कर रही थी यहाँ से यहाँ।
अब क्या होगा, जैसी वीएस तो तुमने ऐसे ही रखा, लेकिन अब ईबी भी बड़ा कर दिया, तो अब देखो डिफरेंस क्या हो गया, कम रह गया। तो जब डिफरेंस कम रह गया तो अब क्या होगा, करंट यानी कि जो पहले आर्मेचर करंट ज्यादा फ्लो कर रही थी, अब वो क्या होगा, आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि अगर डिफरेंस कम करोगे तो उससे क्या होगा, आर्मेचर करंट कम हो जाएगी। अब आर्मेचर करंट कम हो गई, डीसी सीरीज में एक खास बात आप जानते होंगे कि फील्ड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट, ये बात जानते हो, सीरीज है। तो आर्मेचर करंट कम होगी तो फील्ड करंट भी कम हो जाएगी। अब जब फील्ड करंट कम हो जाएगी तो क्या होगा भाई, ये फील्ड करंट का काम क्या होता है, फील्ड करंट का काम होता है फ्लक्स को बनाना, फाई एफ। अब जब फील्ड को ही कम कर दोगे, फील्ड करंट को, तो फ्लक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो मेथड आप लेके चले थे, हमने कोशिश करी थी कि हमने फ्लक्स को बढ़ाने की, वो कहां पे आके खत्म हो रहा है, फ्लक्स को रिड्यूस होने पे। यानी कि एक तरफ तुम फ्लक्स को बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ जो उसका आउटकम है वो फ्लक्स को कम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फ्लक्स बढ़ाया, इधर फ्लक्स वही वैल्यू जो बढ़ाई थी वो वापस से अपनी जगह आ गई, तो वापस से जो ईबी बढ़ा था वो वापस से ईबी रिड्यूस हो गया। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी केस ऐसा नहीं हो पाता है जिसके अंदर ईबी ग्रेटर देन वीएस, यानी कि ये केस पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। समझ में आ रही बात? ये क्यों? क्योंकि तुमने फ्लक्स बढ़ाया, ईबी बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से आईए कम हुआ, और आईए कम होने की वजह से फील्ड करंट भी कम हो गई, और फील्ड करंट कम होने से फील्ड फ्लक्स वापस से कम हुआ। और जब फ्लक्स कम हो गया तो भाई जो ईवी बढ़ रहा था वो भी घट जाएगा, और वापस से जितना था वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए यानी कि अगर हम बात करते हैं सीरीज मोटर की, तो वहां पे वेरिएबल फ्लक्स के मेथड से काम नहीं कर सकते आप। समझ में आ रही है? यानी कि फ्लक्स को चेंज करके हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ईबी ग्रेटर देन वीएस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ईबी को वीएस से ज्यादा होने के लिए फाई का बढ़ना लगातार जरूरी है। समझ में आ रहा है? यानी कि फाई बढ़ने का मतलब है आईएफ का लगातार बढ़ना जरूरी है, पर आईएफ और आईए एक साथ हैं, ये दो तो सीरीज में हैं, तो यानी कि बराबर हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए वेरिएबल फ्लक्स मेथड से आप सीरीज मोटर के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई आई राइट द स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर फॉर वेरिएबल फ्लक्स मेथड। अगर वेरिएबल फ्लक्स मेथड का इस्तेमाल करते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सीरीज मोटर में तो भूल जाओ इस मेथड से। नाउ अब हम चलते हैं, रीजन समझ में आया? ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल साइकिल है। आप विजुलाइज कर पा रहे होगे कैसे कैसे एक एक चीजें हो रही हैं। ना आप दूसरे मेथड देखते हैं, क्या वेरिएबल स्पीड से पॉसिबल है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ना वेरिएबल स्पीड के मेथड को समझते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें मैंने कहा कि भाई फ्लक्स को चेंज करने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस बार हम लोग फ्लक्स को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, और एन को चेंज करेंगे, यानी कि एन को चेंज करके कोशिश करेंगे ना। अगर हम बात करते हैं एन को, तो एन को चेंज करने से क्या होगा, तो हम जानते हैं बैक ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी का। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो यानी कि जब तेजी से घूमेगा तो फ्लक्स कटिंग में जो टाइम लग रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, 100 रुपए का एक एक पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना कि क्यों स्पीड से क्या फर्क पड़ता है, हर चीज बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो स्पीड बढ़ाने से बेसिकली हम लोग कैसे बैक ईएमएफ, स्पीड बढ़ने से बैक ईएमएफ कैसे बढ़ जा रहा है, तो स्पीड बढ़ाने से बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम को कम कर रहे हैं फ्लक्स कटिंग के। यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कंडक्टर है, नॉर्थ पोल अब की बराबर वैसे ही रखा जैसे पहले था, बस ये कंडक्टर का मूवमेंट पहले जा रहा था ये 400 आरपीएम से, अब हमने इसे 600 आरपीएम पे कर दिया, बहुत तेज जाएगा। तो जब तेजी से जाएगा तो फ्लक्स कटिंग का एक्शन का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स कटिंग एक्शन का जब टाइम रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी चीज है, बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो डी फाइव डी टी, इस बार हम लोग जो हमला कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर पे कर रहे हैं, ना कि न्यूमरेटर पे। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब देखते हैं साइकिल को, एनालाइज करते हैं कॉन्सेप्चुअल साइकिल को। ओके, तो हमने क्या करा, स्पीड को बढ़ा दिया। जैसे ही तुम स्पीड को बढ़ाओगे, स्पीड को बढ़ाने से बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा, यही हम चाहते थे, बैक ईएमएफ बढ़ेगा। नाउ फिर से पहले वीएस बड़ा था और ईबी छोटा था, तो यहां से यहां करंट ऐसे फ्लो कर रही थी। अब जैसे ही आईए बहुत हाई फ्लो कर रही थी, अब जैसे ही तुमने क्या करा, स्पीड को इंक्रीज करा, उससे ईबी इंक्रीज हो गया। ईबी इंक्रीज करा तो अब वीएस तो उतना ही रहा, लेकिन ईबी अब बड़ा हो गया है। जब ईबी बड़ा हो जाएगा तो अब ये स्लोप, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखना, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये स्लोप जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का स्लोप है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से आईए कम हो जाएगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस वीएस माइनस ईबी का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईबी बढ़ रहा है और ये कम होगा, तो इसकी वजह से जो करंट आर्मेचर के अंदर जो भी करंट फ्लो करती है वो हमेशा डिपेंड करती है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो भाई आर्मेचर करंट भी कम हो जाएगी। देखो आई कम हो गई, अब आर्मेचर करंट कम हो गई तो हम जानते हैं भाई फील्ड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट। तो भाई आर्मेचर करंट कम होने से फील्ड करंट कम हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हमने देखा था, ठीक है। फील्ड करंट कम हो गई तो भाई फील्ड के बनने वाला फ्लक्स भी कम हो गया। अब देखो फील्ड करंट कम हुई और फ्लक्स कम हो गया, तो जरा अब यहां तक रुक जाओ, अब यहां तक देखो,
ईबी की अगर बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था ईबी का अगर फॉर्मूला देखोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के और फ्लक्स के। समझ में आया? याद होगा आपको E इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60 है, याद आ रहा होगा पुराने लेक्चर्स मेरे। ठीक है, तो इसमें देखो पोल्स कांस्टेंट थे, कंडक्टर कांस्टेंट थे, पैरेलल पाथ कांस्टेंट थे, 60 कांस्टेंट था। तो याद होगा मैंने यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला निकाला था E इक्वल टू के इंटू एन इंटू फाइव। ये क्या बता रहा था कि जो बैक ईएमएफ बनेगा वो या वोल्टेज जनरेट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करेगा स्पीड और फ्लक्स के। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो नाउ अब बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या करा है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा कि बैक ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एन और फाइव के। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एन को बढ़ा रहे हो। अगर n को बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है, n को बढ़ाने का असर ये हुआ कि हमारा फाई जो था वो रिड्यूस हो गया। तो एक तरफ n बढ़ रहा है और फाई रिड्यूस हो रहा है, तो भाई ईबी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? ईबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रह जाएगा। बहुत ध्यान से समझ में आ रहा होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो हुआ क्या कि हमने जो स्पीड बढ़ाई उसका असर ये हुआ कि फ्लक्स कम हो गया। तो जब एक तरफ स्पीड बढ़ा रहे हो और फ्लक्स को कम कर रहे हो तो नेट इफेक्ट क्या हो गया बैक ईएमएफ पे, जीरो। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने क्या करा, एक तरफ स्पीड बढ़ा रहे हैं और बैक ईएमएफ कम हो रहा है, तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसका असर क्या पड़ेगा, बैक ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा, यानी कि Vs हमेशा बड़ा रह जाएगा बैक ईएमएफ से। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यानी कि जैसे तुम स्पीड बढ़ाओगे उसका असर पड़ेगा फ्लक्स पे, फ्लक्स कम हो जाएगा और फ्लक्स कम होने की वजह से बैक ईएमएफ वापस से जैसा पुरानी कंडीशन में था वहीं पे तुम पहुंच जाओगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर इस केस की भी बात करते हैं तो इस केस में भी नो रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड मेथड की तो वेरिएबल स्पीड से भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। यानी अगर तुम डीसी सीरीज मोटर की बात करते हो तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर चाहे आप वेरिएबल फ्लक्स की बात करें या फिर वेरिएबल स्पीड की, हम कैसे भी करके रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यानी अगर आप चाहते हो कि डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल भी कर लो, अगर हम चाहते हैं डीसी सीरीज का इस्तेमाल करें, प्लस हम चाहते हैं ब्रेकिंग भी करें उसमें, और प्लस हम चाहते हैं बैटरी भी चार्ज करें, यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग करें, तो ये भाई संभव नहीं है डीसी सीरीज मोटर के साथ। क्लियर हो गया? तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि इनमें से बताइए, इनमें से कौन सी मोटर में डीसी रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन दिया होगा, पहला ऑप्शन होगा सेपरेटली, दूसरा दिया होगा शंट, तीसरा दिया होगा सीरीज और चौथा दिया होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, या नन, या तो ऑल दिया होगा या नन दिया होगा। तो भाई डीसी सीरीज मोटर की रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस में पॉसिबल नहीं है? आपका आंसर होगा थर्ड वाला, सीरीज मोटर के अंदर। तो ये पढ़ा अब तक होगा, लेकिन आज समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग डीसी सीरीज में पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया ना? अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा डीप चलते हैं। अगर हम इस रीजन को जानने की कोशिश करें कि भाई बाकी मशीन के अंदर हम लोग जो कर रहे थे रीजनरेटिव ब्रेकिंग वो पॉसिबल थी, लेकिन सीरीज में क्यों पॉसिबल नहीं है, तो जरा सारी मशीन को एनालाइज करते हैं। देखो एक बड़ी खास बात, सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा फील्ड वाइंडिंग इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी अलग है, कोई मतलब नहीं है आर्मेचर करंट का और फील्ड वाइंडिंग का, कोई अंतर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। शंट मशीन के अंदर आओगे, यहां पर भी अगर हम बात करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग देखो अलग लगाई हुई है, यानी कि फील्ड करंट कांस्टेंट रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा फील्ड आर्मेचर करंट से। अगर आर्मेचर करंट कम भी हो रहा है तो उसके हिसाब से जो आई टी मांग रहे हो वो चेंज कर जाएगा, पर आई फील्ड जो होगा वो हमारा सेपरेट रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज के अंदर जो आई फील्ड है वो ही आई आर्मेचर है, यानी कि अफेक्टेड फील्ड, यानी कि जो आर्मेचर करंट है और फील्ड करंट है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो बड़ी ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बिल्कुल डीप इनसाइट ले जा रहा हूँ, बहुत ही अंदर जाके मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना ये चीज। भाई एक बात सोच के देखो, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी, चाहे हम बात करते हैं वेरिएबल फ्लक्स मेथड की, वेरिएबल फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करें या फिर स्पीड को, दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली असर क्या हो रहा था, आईए की वैल्यू डिप कर रही थी, आर्मेचर करंट की वैल्यू डिप कर रही थी। और ये जो आर्मेचर करंट जो डिप कर रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये दोनों जो मशीन है इनके अंदर फील्ड वाइंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये डिप होकर रिवर्स हो जा रहा था। लेकिन अगर सीरीज में आते हो तो सीरीज में क्या असर पड़ रहा है, अगर हम बात करते हैं सीरीज में, तो सीरीज में आर्मेचर करंट की डिप होने की वजह से फील्ड करंट भी डिप हो जा रहा था, और फील्ड करंट की डिप होने की वजह से
ईबी कभी भी बढ़ नहीं पा रहा था वीएस से। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम, यानी कि अगर तुमसे एक लाइन में पूछा जाए कि डीसी सीरीज मशीन के अंदर हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? आप उसका आंसर सिंपल सा ये देंगे कि भैया अगर हम कोई भी मेथड लें, वेरिएबल फ्लक्स लें या वेरिएबल स्पीड लें, तो दोनों ही मेथड के अंदर आर्मेचर करंट के कम होने से फील्ड करंट कम हो जा रहा है, और फील्ड करंट अगर एक बार कम हो गया तो बैक ईएमएफ कैसे भी करके वीएस से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपकी फील्ड जो है वो रिलेटेड है, यानी कि अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो अफेक्ट हो रही है आर्मेचर वाइंडिंग से, आर्मेचर वाइंडिंग से, या इसको और दूसरे तरीके से कह देता हूं, अगर आपका फील्ड करंट, ये ज्यादा सही स्टेटमेंट है, फील्ड करंट अगर रिलेशन में है आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट के साथ, तो वहां पे ईबी कभी भी वीएस के बड़ा नहीं हो पाएगा। बात ध्यान समझ में आ रही होगी। तो ईबी कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा वीएस से, यानी ईबी हमेशा वीएस से छोटा रहेगा। तो ये जो मैंडेटरी कंडीशन है ना रीजनरेटिव ब्रेकिंग की, कि वीएस मस्ट बी लेस देन ईबी, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से हमारी जो सीरीज मशीन है वो एक्साइट नहीं हो, सॉरी रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा डिटेल इंसाइट जो मैंने दिया आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अब तक लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट आती है भाई, अगर हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की, तो डीसी सीरीज मोटर तो जान है बड़ी बड़ी मशीनों की। बात करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में, तो सबसे पहला नाम आता है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का। इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर बात कर लेते हैं, ये बहुत बार हमने डिस्कस करा है। तो ट्रैक्शन में, यानी अगर हम बात करते हैं ट्रैक्शन में, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली मशीन है डीसी सीरीज मशीन। डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करा जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं होस्ट की जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, ये क्रेन्स जो होती हैं, होस्ट का मतलब होता है जहां पर भी हम वेट को उठाने की बात करते हैं या ड्रॉप करने की बात करते हैं। तो जब भी हम वेट को उठाने या ड्रॉप करने की बात करते हैं, चाहे वो क्रेन हो, चाहे वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उन पे लगी होती हैं, होस्ट की जब भी बात करेंगे, तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर कंडीशन में भी हमें डीसी सीरीज मोटर की जरूरत पड़ती है, डीसी सीरीज मोटर की। ठीक है, तो यानी कि एक बात साफ हो गई कि डीसी सीरीज मोटर को सिस्टम से निकालना तो संभव नहीं है। ठीक, और अगर मैं चाहता हूं कि डीसी सीरीज मोटर को रोकूं या ब्रेकिंग करें और डायनेमिक और प्लगिंग कर देते हैं, तो वहां पे एफिशिएंसी बहुत पुअर हो जा रही है। यानी कि इंजीनियर्स के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो और बहुत बड़ा एक रिसर्च गैप आया कि हमें डीसी सीरीज मोटर यूज भी करनी थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटर है, लेकिन हमें उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ानी थी, यानी कि हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी जरूरी थी। अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की जो ट्रेन हैं ये सब बेकार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा बिजली जाएगी, और ब्रेकिंग में सारी की सारी एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पहियों को दी है, देखो यहां से समझाता हूं मैं आपको, वेट, ठीक है, ध्यान समझना। ये देखो, अगर हम बात करते हैं मोटरिंग की, तो जिस समय ट्रेन दौड़ रही होगी, तो यहाँ से करंट आ रहा है, और ये करंट जो है ये फ्लो होके हमारी ट्रेन के अंदर ये पेंटागन से नीचे जा रहा है, और यहाँ पे मशीन है। मोटर क्या कर रही है? इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रही है इन पहियों को काइनेटिक एनर्जी देने में। ये सब काइनेटिक एनर्जी इनको दे दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये काम हमने कर दिया। पर जब तुम ट्रेन पे ब्रेक लगाओगे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये हम चाहते हैं कि ये वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और इस लाइन के थ्रू सब स्टेशन पे पहुंच जाए, या कह सकते हैं दूसरी ट्रेन के काम आ जाए। तब हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो एक एफिशिएंट ट्रेन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एफिशिएंट ट्रेन की, तो वहां पे हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसके अंदर यूज करेंगे डीसी सीरीज मोटर। नाउ ट्रेन को एफिशिएंट भी बनाना है और डीसी सीरीज मोटर भी यूज करनी है। तो ये दोनों चीजें करना एक बहुत टफ टास्क था इंजीनियर्स के सामने। यानी हम चाहते हैं डीसी सीरीज मोटर भी इस्तेमाल करें और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल भी करें। तो ये करने के लिए इंजीनियर्स ने रिसर्च करी और उन्होंने डीसी सीरीज मोटर को मॉडिफाई कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द सीरीज, मतलब इस वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो फिगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बुक में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीसी सीरीज मोटर के मॉडिफिकेशन की। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डीसी सीरीज मोटर है, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डीसी सीरीज मोटर है, ठीक, वो हमारी क्या करे, हमारी मोटरिंग भी करे, डीसी सीरीज मोटर के साथ मोटरिंग हो, प्लस
रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी अगर मैं चाहता हूं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर लें, तो हमें ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या करा इंजीनियर्स ने, उन्होंने कहा कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर जो है वो तो यही रहेगी, इसके अंदर ये हमारी है आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे और ये फील्ड वाइंडिंग साथ में कनेक्टेड है सीरीज में। लेकिन जब तुम रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने चलोगे तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अपनी सीरीज मोटर को मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई क्या करा है, मॉडिफाई हमने ये कर लिया है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग थी जो सीरीज में कनेक्टेड थी, इसको यहां से हटा के पैरेलल में, यानी कि सेपरेटली, पैरेलल नहीं सेपरेट कर दिया हमने, सेपरेट एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, सो दिस इज द मॉडिफिकेशन। यानी कि इंजीनियर्स के सामने जो प्रॉब्लम थी कि डीसी सीरीज मोटर भी इस्तेमाल करनी है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी करनी है। ठीक है, तो हमने ये अभी पीछे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, आपने एक बार समझ में आ गई होगी कि सीरीज मोटर के अंदर अगर तुम्हें रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है तो उसके लिए हमें फील्ड, मतलब किसी भी मोटर, सीरीज हटाओ, कोई भी मोटर जिसके अंदर आपको फील्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है, तो वहां पे आर्मेचर करंट आईए और आईएफ के बीच के लिंक को खत्म करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगी। जब इन दोनों के बीच में कोई खास लिंक नहीं होगा तभी हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो ऐसा करने के लिए इंजीनियर ने क्या करा, इंजीनियर्स ने ये जो सीरीज वाइंडिंग थी, इन्होंने कहा जब भी आप ब्रेकिंग करोगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हटा के सेपरेटली वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे। दिस इज सेपरेट एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग। देख सकते हो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, या कह सकते हो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सेपरेट एक्साइटेशन दे रहे हैं। यहां से हम लोग देखो ये हमने सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं इस वाइंडिंग को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज द, हमने क्या करा, वाइंड को सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को, और ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर की बात करी जाए तो इस तरीके से होती है, लेकिन जो मॉडिफाइड डीसी सीरीज मोटर निकाली गई वो ये थी, इसके अंदर हमने क्या करा था, फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट कर लिया था। क्लियर हो गया? तो अगर आपको केवल मोटरिंग करनी है तो आप कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करें। अगर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है तो ऐसा कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते समय जो हमारी फील्ड वाइंडिंग थी जो सीरीज में थी उसे हटा के सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग लगानी पड़ेगी। सीरीज वाइंडिंग को हम हटा देंगे पिक्चर से। क्लियर हो गया? आई होप ये समझ में आ गई होगी। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ये वाला स्लाइड है, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा सर्च करा, कहीं पे भी मुझे नहीं मिला कि सॉल्यूशन क्या था। तो फाइनली जाके मुझे बड़ी मुश्किल से ये सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, काफी पेपर्स पढ़ने के बाद। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी सीरीज मोटर, भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर ट्रेन में यूज होती है और रीजनरेटिव भी यूज होती है, जबकि अभी इस लेक्चर में हमने सीखा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे करते हैं ट्रेन के अंदर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको हटा के पैरेलल, यानी शंट में, सेपरेटली कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? सेपरेटली कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो तुम्हारी है वो सीरीज में है, और यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड है, सेपरेटली। क्लियर हो रहा है? तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ट्रेन के अंदर जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करा जाता है, तो आंसर आप इसका भी आंसर सिंपल दोगे कि फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज में कनेक्ट होती है उसे सेपरेटली एक्साइटेड कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है आपको डिटेल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाने में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों की हेल्प करें, जिनको भी डाउट है उन्हें बताएं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डीसी सीरीज मोटर आर नॉट, वाई रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन डीसी सीरीज मोटर, इसका आंसर इस लेक्चर में दिया गया है। प्लस हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर, ये भी आंसर मैंने इस लेक्चर में दिया है। यानी कि क्यों डीसी सीरीज में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है और कैसे पॉसिबल करवाया जा सकता है, ये दोनों पार्ट मैंने इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं। आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।